नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा है। 1.5 साल बाद आज दून कुमारी शैलजा पहुंचेंगी। कुमारी शैलजा 11 बजे देहरादून पहुंचेंगी। कांग्रेस मुख्यालय विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रणनीतियों पर इस दौरान चर्चा होगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी हैं कुमारी शैलजा और लगभग 1.5 साल बाद उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा करेंगी। जनवरी 2024 में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून में हुई रैली के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंचेंगे। उनके दौरे से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, कुमारी शैलजा आज देहरादून पहुंचने वाली है और लंबा इंतजार देहरादून के लोग कर रहे थे, निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी, और आज ये कहा जा रहा है कि उनके दौरे से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह, तमाम रणनीतियां भी इस दौरान बनती हुई निश्चित तौर पर नजर आएंगी। हरीश, ठीक है गरिमा, जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब मिशन 2027 की तैयारी कर रही है कि किस तरह से प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसको कहीं न कहीं फतेह करने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है कि किस तरह से जो 2027 है उसे फतेह किया जा सके। आज की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो है कुमारी शैलजा, वो उत्तराखंड का दौरा उनका है और आज ठीक 11 बजे वो देहरादून मुख्यालय पहुंचेंगी। पार्टी के संगठन कार्यक्रमों की भी समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं और उसके साथ ही जो विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ आज बैठक करने जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 साल बाद उनका उत्तराखंड दौरा हो रहा है, वो उत्तराखंड में पहुंच रही हैं। जनवरी माह में जो 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रैली हुई थी उसमें कुमारी शैलजा पहुंची थी। अब उनका दोबारा आज यहाँ पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है तमाम जो कार्यकर्ता है वो उत्साह है और ऐसे में जो बैठक होगी वो कहीं न कहीं 2027 के मिशन को टारगेट करना हो और किस तरह से जो और भी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़कर बैठक में हिस्सा ले सके, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि तमाम शिकायतें भी लोगों की रहती हैं। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के द्वारा तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ हाथापाई करना, इसके साथ ही जो प्रदेश के जो यशपाल आर्य हैं नेता पद पर, उनके साथ मारपीट करना, तो तमाम चीजों को भी आज कुमारी शैलजा के सामने और किस तरह से आगे की जो रणनीतियां हैं उस पर बात करनी, तो इन सभी चीजों को लेकर के आज बैठक होने जा रही है। ठीक है, 11 बजे करेंगे। ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और आज कुमारी शैलजा 11 बजे देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाली हैं, बड़ी बैठक करती हुई नजर आएंगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तरकाशी सीएम धामी पहुंचेंगे। स्याना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सड़क मार्ग से आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। प्रभावित परिवारों से भी सीएम धामी मिलेंगे। तो आज स्याना चट्टी जाने वाले हैं सीएम धामी। एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तरकाशी आज सीएम जाएंगे। इससे पहले भी सीएम पहुंचे थे और जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई और इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे, प्रभावित परिवार से मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि प्रभावित परिवारों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। और आज सीएम धामी खुद स्थलीय निरीक्षण करने सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। स्याना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, आज उत्तरकाशी सीएम धामी पहुंचने वाले हो, जिस तरह से स्याना चट्टी में हमने देखा और जो स्थितियां प्राकृतिक आपदा के बाद नजर आई, उसके बाद अब स्थलीय निरीक्षण और लोगों से भी मुलाकात करेंगे, और भी क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए गरिमा, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर जाने वाले हैं और ठीक 12 बजे उनका उत्तरकाशी में बड़कोट में पहुंचने का कार्यक्रम है। बड़कोट में तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरह से हम जो उत्तरकाशी के चट्टी और जो आपदा आई थी उसका आज स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे और कहीं न कहीं उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल भी बड़कोट और के आसपास के जो गांव हैं वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम उनके रात्रि विश्राम की बात करें तो आज रात्रि विश्राम भी उनका
बड़कोट में होना है। तो इसी को लेकर के आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो है आज उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 12 बजे उनका कार्यक्रम है। 12 बजे बड़कोट हेलीपैड पर मुख्यमंत्री उतरेंगे। उसके बाद 12:10 पर मुख्यमंत्री जो है सैलचट्टी में प्रस्थान करेंगे। सड़क मार्ग से ही उनका यहाँ पर जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहाँ का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आपदा प्रभावित लोग हैं जो उनसे भी आज उनके हालचाल जानेंगे। प्रभावित परिवार हैं उनसे भी आज मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सुरक्षा के लिहाज से काफी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो आज लगभग 1:45 पर बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि आज वहां पर रात्रि विश्राम भी चल सकता है। ठीक है हरीश, अब आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी की नई कार्यकारिणी इसी सप्ताह घोषित होगी। संगठन को 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, महामंत्री समेत 31 पदाधिकारियों की आज घोषणा होनी है। प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली से लौट चुके हैं। उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत 31 पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि कुल 31 पदाधिकारियों की घोषणा आने वाले 3 से 4 दिनों में होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम में किस तरह की होगी इस पर भी विस्तृत चर्चा होनी है। बस अब इसकी घोषणा की जानी है। प्रदेश की नई टीम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी ऊर्जा के साथ बूथ स्तर पर, संगठन स्तर पर काम करेगी। सीएम दामी ने देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद के लिए आधिकारिक उपयोग के लिए प्रेरित किया। सीएम दामी ने कहा कि यह अभियान पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। सीएम दामी ने यह भी कहा है कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं और सबसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सबका अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और लोगों में बड़ा जोश है आज स्वदेशी को लेकर। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में आज एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में। सीएम दामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए हैं। सीएम दामी ने निर्देश दिए हैं कि थराली क्षेत्र को भी धराली की तर्ज पर और विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि थराली में हाल की आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जाए। प्रशासनिक सुगमता के लिए सीएम दामी ने कहा कि भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ के कार्यालय एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड पिछले 25 सालों में अपनी स्थापना के 25वें साल में प्रवेश कर गया है। 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो 25 साल की विकास यात्रा में उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा है, उत्तराखंड को और कहां जाना है, किस प्रकार से हमको नियोजन करने हैं, किस प्रकार से विकास योजनाओं को चलाना है, हमने क्या अभी तक पाया है, उन सब का हम आकलन करेंगे। उत्तराखंड की जन सामान्य को लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पावा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब मिलकर जो है और 2 दिनों का सत्र जो आहूत है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, सबके सुझाव लेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे।
सीएम धामी ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्षों और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन से काम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उन्होंने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों और आमजन से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हुई है। विधानसभा भी जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है, तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है, जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। सर, प्रदेश सरकार उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं और इसके बाद 28 से 29 अगस्त को तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि भारी बारिश की चेतावनी पर्वतीय जिलों के लिए है, जबकि अन्य जिलों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। नदियों और नहरों किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों घरों के बिजली के उपकरण खराब हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मन्नाखेड़ी गांव में अचानक मौसम ने करवट बदल दी और तेज बारिश हुई है। इससे मन्नाखेड़ी गांव निवासी के मकान की तीसरी मंजिल पर लगे वाईफाई के पोल पर आकाशीय बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ गिर गई। इससे मकान में बिजली फिटिंग, इन्वर्टर आदि सामान खराब हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ये रात करीब 10 बजे का करीब मामला है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी भयंकर आवाज़ आई कि जब उसकी रोशनी दिखाई दी तो आंखें बंद हो गई। और हमारी तीसरी मंजिल पे एक BSNL का वाईफाई का पोल लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट द्वारा लगते हैं गांव में। उससे उसका कुछ संपर्क हुआ, उससे हमारे घर में वो बिजली नीचे आई और तो उसमें भी लेंटर में भी तरेड़ आ रखी, बल्कि सीमेंट के टुकड़े भी टूट के नीचे गिर गए, जिससे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आपके इन्वर्टर, स्टेबलाइजर वगैरह की काफ़ी तादाद में नुकसान हो गया। और मेरे पड़ोस में भी जो दर्जनों घर हैं उनमें नुकसान है। किसी का पंखा, किसी का फ्रिज, किसी का कुछ लाखों रुपये का करीब यहाँ नुकसान हो गया। नुकसान का अनुमान तो हम सही तरीके से लगा नहीं पा रहे। बिजली के उपकरण लगभग दर्जनों परिवार में ख़त्म हो चुके हैं। इनमें टीवी भी है, फ्रिज भी है और आपके इन्वर्टर भी है और मकान भी प्रभावित है। अभी इसका आकलन पूरा हो नहीं पाया कितना नुकसान है, और बहुत नुकसान है। और मैं और मेरी वाइफ बाहर खड़े थे, पशुओं को अंदर बांध रहे थे, बारिश हो रही थी। तो उस टाइम जब बिजली गिरी तो हम बाहर ही थे और बिल्कुल अंधेरा छा गया आँखों आगे। और मुझे एक कान से बिल्कुल नहीं सुन रहा और मेरी घरवाली को दूसरे कान से नहीं सुन रहा। हमें डॉक्टर के जाएंगे, अब डॉक्टर के दिखा पाऊंगे कि क्या मामला है। 5 दिन बहादुराबाद में धरना देने के बाद मंगलौर कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि नारसन ब्लॉक के गांव नगला चीन में रात 2 लोगों के घर में कई लाख रुपए की डकैती हुई। इस दौरान डकैतों द्वारा फायरिंग भी की गई। किसान यूनियन के मुताबिक अब से पहले भी इसी गांव में डकैती हुई थी। इसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार और SSI ने किसानों को आश्वस्त किया कि 15 दिनों के भीतर सभी डकैती का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद किसानों ने अपना धरना खत्म किया है। कोतवाली में धरना इसलिए दिया कि हम लोग कल जो लाठीचार्ज हुआ था उसके कई दिन धरना चला बहादुराबाद टोल पर। फिर रात ही घर आए तो हमारे जोगेंद्र सिंह ग्राम अध्यक्ष नगला छिन्ना के, उनके यहाँ जो रात डकैती लगी और सामान ले गए। और जब वो लड़का पीछे भागा तो बदमाशों ने उसके कान में फायरिंग भी करा। तो पूरी तरह से अराजकता फैल ली। हमारा अभी एक अनुरोध है यहाँ की पुलिस प्रशासन तो कि जो ये सड़क पर जो लग रहे हैं काली वर्दी वाले, ये लोगों को बिना वजह दुखी कर रहे हैं और उन्हें लगाया जाए, इन्हें बदमाशों को पकड़ने आता है। वे बिल्कुल ठहली
और उन्हें जो इस काम पर लगाया जो कि छड़े पुलिस को तो बहुत काम रहा है। तो हमारा ये भी एक आग्रह है। तो ये स्थिति है। हुआ था 25 दिसंबर 2024 को हमारे घर पे डकैती पड़ी थी, जिसमें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 8 महीने हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें, ना कुछ हुआ। कल रात फिर दोबारा डकैती पड़ी, 2 घर में पड़ी। गांव में इतना डर का माहौल है कि गांव में आदमी रहना नहीं चाह रहा। हम तो किराए पर कमरे दिवा तो हमें सस्ते से कहीं पैसे नहीं आए, नहीं हम तो रुड़की में मोल लेकर लेते। कितने की डकैती कल भी 4-5 लाख रुपए की होगी। और कन्नों के धरे को गई गोली उसके भाई के सुर। पिछली बार तो गोली नहीं चलाई, अब को उन्होंने गोली चलाई, कन्नों के धरे को गई। अगली बार गोली में सिर में मारोगे। और हमें डर लग रहा, हम कप्तान के माध्यम से हमें कहीं कमरा दिवा दो, 500-700 रुपये जो महीने का हो, हम उस कमरे पर आ लेंगे। हम गाँव को खाली करना चाह रहा, पूरा गाँव खड़ा, सब में डर का माहौल, पूरा गाँव खाली करना चाह रहा। गाँव को पूछ लो इन सभी भाई। रुड़की के पिरान कलियर सालाना उर्स की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना पिरान कलियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को तकरीबन 6 लाख रुपए कीमत की 129 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। रुड़की कोतवाली में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी ने बताया कि कलियर पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कांवड़ पटरी मार्ग से कलियर की ओर आ रहे हैं। पुलिस टीम ने दोनों व्यक्तियों को कुछ दूरी पर पकड़ लिया और उनकी तलाशी लेने पर उनके पास 129 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। थाना कलियर में 2 अभियुक्तों से करीब 129 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में हम लोग काम कर रहे थे। ये जो स्मैक है, ये जो अभी उर्स चल रहा है, इस मेले में ही खपाने के लिए लाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जल्दी और जो अन्य लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी सर, कितनी कीमत? इसकी करीब 129 ग्राम स्मैक की कीमत इस समय करीब 10 लाख के 6 लाख से ऊपर की मानी गई है। इस तरह से स्तर पर है। इसमें ये जो हमारा ड्रग फ्री देवभूमि की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अवधारणा है, उसको पूरा करते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। पूर्व में भी करीब 1 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी गई थी, उसमें भी अरेस्टिंग की गई थी और उसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए उसमें गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई पर हम लोग लेके जा रहे हैं। पर्वतीय जिलों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। आतंक का पर्याय बना गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की टीम गुलदार को रेस्क्यू सेंटर एनटीडी ले गई है। गुलदार की बढ़ती चहलकदमी से लोगों में दहशत बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 3 से 4 गुलदार और है जो लगातार लोगों के पालतू कुत्तों और अन्य मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। 2-3 महीने से चीना खान, गोलना करड़िया और गणेशी गैर मंदिर क्षेत्र में तेंदुए का बहुत दहशत थी। आए दिन घरों पर तेंदुआ दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी कैमराज में तेंदुआ ट्रैप हो रहा था। वन विभाग ने पिछले लंबे समय से यहाँ पर पिंजरा लगाया था, लेकिन कल शाम मंगलवार की रात्रि में गणेशी गैर में तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। हालांकि वन विभाग उससे अभी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद फिर आगे बताया गया कि क्या हुआ, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में 3 से 4 तेंदुए और घूम रहे हैं। तो लोगों की मांग है कि इन्हें लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों से भय से दूर करने के लिए यहाँ पर और भी पिंजरे लगाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को तेंदुए के भय से निजात मिल सके। और वहीं पौड़ी के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने पौड़ी में जन आक्रोश रैली निकाली है। एजेंसी चौक पौड़ी से ये रैली डीएम कार्यालय पौड़ी परिसर तक निकाली गई। रैली में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डीएम के माध्यम से सीएम को भी 5 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा गया है। विभिन्न संगठनों के लोगों ने एजेंसी चौक से डीएम कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली है। रैली में जितेंद्र के परिजनों के साथ ही भीम आर्मी प्रदेश पकार, कल्याण समिति, SC/ST प्रकोष्ठ, कांग्रेस आदि संगठनों ने हिस्सा लिया है। देखिए, आज जो पीड़ित परिवार है वो हमसे आकर यहाँ पर मिले हैं और उनके जो भी कंसर्न है, कुछ सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनज़र उनके कंसर्न हैं, कुछ धाराओं से संबंधित उनके कंसर्न थे।
तो उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पहलू आते हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड होती है उसी प्रकार से धाराओं की वृद्धि होती है और उसी प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। तो वो उनको हमने आश्वासन दिया है। सुरक्षा की दृष्टि हेतु भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग उनको सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनज़र उनके यहाँ पे रेगुलर हम लोग गश्त भी करवा रहे हैं और पुलिस भी जाके परिजनों से बार बार जाके मिल भी रही है और जो भी उनके कंसर्न है उनको हम लोग टेकअप करेंगे। देखिए, जैसे ही हमारे पास सुबह 9 बजे इस प्रकरण की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही हम लोगों ने जैसे ही मौके पे हमारी एफएसएल की टीम्स, लोकल पुलिस और बाकी टीम्स हमारी मौके पे पहुंच गई थी। हमने मुकदमा तुरंत पंजीकृत किया, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा था उस व्यक्ति को भी तुरंत हमने डिटेन कर लिया था और पूछताछ हेतु लाया गया। तो क्योंकि ये प्रकरण संवेदनशील था और उस संवेदनशीलता के मद्देनज़र इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। देखिए, ये परिवार को भी हम लोगों ने ब्रीफ कर दिया गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे है जहाँ पे अभी हम सभी अपराधियों की डिटेल्स ले रहे हैं, उनके फैमिली डिटेल्स और सभी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स इत्यादि इकट्ठे किए जाते हैं और उनके आधार पर जो है धारा की वृद्धि होती है और वो हमारे द्वारा कर ली जाएगी। नहीं, हमारी जो यहाँ की पूरी गढ़वाल की टीम है वो लगातार परिवार के साथ है। जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है और शासन और प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करती है और इस पीड़ित परिवार के साथ भी हमारे भारत एकता मिशन का प्रत्येक वो कार्यकर्ता सदस्य खड़ा है जो समाज में बदलाव की उम्मीद रखता है। आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है डीएम मैम को, जिसमें मुख्य रूप से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते सरकारी नौकरी की है और जो भी लेन देन जितेंद्र के साथ में हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से उनसे उनके घर की कुर्की कराए, उनको दिलाने के लिए हमने एक मांग रखी, जिसमें आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इन मांगों को मान लिया जाएगा। और अगर आपके चैनल के माध्यम से बता दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन इतना मजबूर, इतना लाचार नहीं है कि वो दोबारा पौड़ी गढ़वाल नहीं आ सकता है। जब आदेश बहन करेगी या बहन के साथ में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी होगी तो 24 घंटे इनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो विभिन्न संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली है। जितेंद्र कुमार की आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग अब की जा रही है। तो ये रैली की तस्वीरें भी आप देखिए, सड़कों पर लोगों का जन आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। विभिन्न संगठनों ने यहाँ पर जन आक्रोश रैली निकाली है। और भगवान श्री गणेश जी के आगमन को लेकर हर साल बाजार में रौनक दिखाई देती है। रंग बिरंगी प्रतिमाओं से सजे स्टॉल श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन इस बार मामला इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एनजीटी द्वारा जारी नियमों ने श्रद्धालुओं की आस्था पर गहरा असर डाला है। परिणाम ये हुआ कि जहां बाजारों में हर साल रौनक देखने को मिलती थी, वहीं इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। कारीगरों द्वारा बड़ी लगन और मेहनत से तैयार की गई प्रतिमाएं बिक नहीं पा रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 2024 में मैं आदेश लेके आया था। मैं खुद ही उसमें पेटिशनर हूँ, तो मैं आदेश लेके आया था और इस आदेश के अंदर मूर्ति विसर्जन के साथ साथ माँ गंगा को स्वच्छ रखने का एक मैसेज है, जो हम सभी प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए। और ये मात्र हरिद्वार के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे गौमुख से लेके गंगा सागर तक के लिए है। और एनजीटी ने बहुत अच्छा आदेश इसमें पारित किया है। जिस तरीके से देखिए, माँ गंगा जीवित है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है, हमारी माता है, हम भी इसको जानते हैं और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है। तो जब हमारी आस्था इतनी विकराल रूप से जुड़ी हुई है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इसे प्रदूषित ना करें। जैसे हम अपनी माँ को गंदा नहीं देख सकते, ऐसी ये हमारी भी जीवित माँ है, सभी की, हमारे समाज की, कि हम इसे प्रदूषित ना करें। इसकी स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना। अब हम लोगों के, हम बच्चे हैं उनके, हम लोगों से ही गलती होती है तो हम उसमें कूड़ा डालते हैं, ये डालते हैं, तो उसे प्रतिबंधित करने के लिए एक नियम बनता है। तो एनजीटी ने इसमें आदेश पास किया है कि भैया पीओपी इतना हार्मफुल होता है, वो जल जीव के साथ मछली और अंदर जो पलते हैं नदी के अंदर, जो गंगा जी के अंदर जो जीव पलते हैं, उनके साथ साथ उस जल को हम अपने पूजा पाठ में और हम स्वयं भी ग्रहण करते हैं, अपने हर धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण करते हैं, उससे हमारी भी जीवन को हानि है। तो ये केवल जल जीव के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी उन्होंने एनजीटी, और ये केमिकल तो सभी के लिए हार्मफुल है, ये आजकल हम देख ही रहे। पता नहीं झूठी अफवाह फैला दी इसलिए बिक नहीं पा रही है।
नहीं तो 2 दिन पहले माल हमारा काफी माल निकल जाता था। पता नहीं किसी ने फैलाई है, जो भी मूर्ति आता कैंसिल कर करके जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हमारी मूर्ति कैंसिल भी हो गई है कि जो भी मूर्ति लेके जाएगा गंगा जी में सिराएगा उनके 50,000 रुपये जुर्माना है लेने वाले को। हम 4 महीने पहले बनाते हैं, होली के बाद बनाना चालू कर देते हैं। कम से कम 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया तक आ जाए। नहीं, छोटी बड़ी सब मिक्स करके बनाते हैं। तो आते हैं जो भी लेने के लिए तो वो कहते हैं कि कल मूर्ति 600 की बुक करवा रखी थी, वो कह रहे हैं मैं 50,000 नहीं भरूंगा और वो छोटी मूर्ति हमारी कैंसिल कर दो। हमने चलो कोई बात नहीं, कह रहे हम 50,000 रुपये नहीं भर पाएंगे। तो इस वजह से हमारी पूरी मार्केट ऐसी की ऐसी पड़ी है और एक भी गणेश नहीं बिक रहा हमारा। और वहीं हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े के दौरान फायरिंग की सूचना सामने आई। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद कुलपति ऑफिस के पास बने अमन चौक पर हुआ। छात्रों द्वारा लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र उक्त घटनाक्रम को लेकर कुलपति कार्यालय में दिया गया। सूचना मिलते ही कनकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। 2 बजे के आसपास छात्रों ने आके बताया कि यहाँ पे एक आवाज़ आई जो कि गोली चलने की सूचना बच्चों ने दी। तो तभी हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने आके उन बच्चों से पूछताछ करी और वो जांच कर रही है। और हमने अपने स्तर से एक प्रोक्टोरल बोर्ड और डीन स्टूडेंट वेलफेयर की साथ में एक टीम गठित कर दी है, तो वो सब जानकारी को देगा। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि क्या मैटर है। मेरा नाम अभिषेक चौहान है। यूनिवर्सिटी में आए आज सुबह तो दोपहर 2 बजे के करीब हम अमन चौक पाए जैसे ही तो यहाँ पर पानी पीने के लिए रुके थे। 4 लड़के थे हम। तो इधर से 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए, उन्होंने आते ही फायरिंग की। फायरिंग करके वे भाग गए यहाँ से। फायरिंग ऊपर की हमारे 2 लड़के पहचान में आए, बाकी 2 नहीं। हाँ, विश्वविद्यालय में जानकारी थी और थाने में भी कोई रंजिश नहीं है। प्रातः जो है पुलिस को जो थाना कनकल पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं मौके पर गए थे। यहाँ पर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर ये सूचना थी तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उनके द्वारा इस पर फायर करना जो है बताया गया, लेकिन उसकी कोई पुष्टि आसपास नहीं की गई। जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई उनके द्वारा स्वयं ही बताया गया कि ये जो है वहाँ पर फायर किया गया है। इस पर उसको गंभीरता से लेकर सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस बल लिफ्ट किया गया। अभी तक इस पर और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।